दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन कला साहित्य एवं विज्ञान का विकास, जिसका हमने गुप्तकालीन कला भाग 1 पढ़ लिया। आज हम अध्ययन करेंगे साहित्य, जिस साहित्य के अंतर्गत एक तो गुप्त काल में जो साहित्य की रचनाएं हुई उसका, और गुप्त काल में हिंदू विद्याओं का संकलन और नालंदा विश्वविद्यालय, यानी साहित्य के अंदर हम 3 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पहला गुप्तकालीन साहित्य, और साहित्य के अंतर्गत ही आने वाला गुप्त काल में हिंदू विद्याओं का संकलन और शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय। तीनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और इन्हीं में से काफ़ी सवाल बनेंगे। तो हम सबको पता है कि पुराणों की संख्या 18 है, और पुराणों का जो रूप वर्तमान में प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई है, यानी वर्तमान में जो पुराणों का स्वरूप है वो गुप्त काल की देन है। ठीक है दोस्तों, रामायण और महाभारत को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। और जो बहुत सारी स्मृतियों के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो स्मृतियों में भी नारद, कात्यायन, पाराशर एवं बृहस्पति स्मृति की रचना भी गुप्त काल में हुई। ठीक है दोस्तों, और इस गुप्त काल के दौरान बहुत सारे रचनाकार हुए, जैसे नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 भास, नंबर 3 शूद्रक, नंबर 4 विशाखदत्त, नंबर 5 भट्टी, नंबर 6 वात्स्यायन, नंबर 7 दंडी, नंबर 8 सुबंधु, नंबर 9 भारवी और नंबर 10 विष्णु शर्मा। इन सब का अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही कालजयी रचनाएं हैं, यानी अद्वितीय रचनाएं हैं। तो इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और जो अपन नवरत्नों के बारे में भी पढ़ा है, गुप्त काल में ये नवरत्न भी थे। इसी प्रकार कालिदास के बारे में हम पढ़ेंगे तो कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, और इन सब के बारे में अब हम इनके जो रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वही साहित्य है। तो इस साहित्य के अंदर हम शुरू करते हैं। तो गुप्त काल में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, साहित्य में संस्कृत भाषा एवं जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ, यानी गुप्त काल में जब साहित्य लिखा गया सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, नंबर 1। ठीक है, और उनकी जो लिखने की शैली थी वो जटिल थी और अलंकारिक शैली थी। ठीक है दोस्तों, फिर प्रयाग एवं मेहरौली आदि जो प्रशस्तियों की रचना हुई वो भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, यानी प्रयाग प्रशस्ति हम पढ़ते हैं, और मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो पढ़ते हैं चंद्रगुप्त के समय। और प्रयाग प्रशस्ति आपको पता है समुद्रगुप्त के समय रचना हुई थी। तो भास ने सोपन वासुदत्ता की रचना की। ये प्रत्येक लाइन पर प्रत्येक सवाल बनेगा, ध्यान रखना। यानी सोपन वासुदत्ता किसकी रचना है? कवि भास की। और साथ में मैं बता देता हूँ भास ने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो पहले तो ये सोपन वासुदत्ता तो किताब में है ही। चारुदत्तम ये भी भास की रचना है। और प्रतिज्ञा योगंधारणम ये भी भास की रचना है। ठीक है दोस्तों, फिर शूद्रक ने मृच्छकटिकम एक रचना लिखी। मृच्छ मतलब मिट्टी की, मृच्छकटिकम है ना, मिट्टी की गाड़ी। और विशाखदत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस। कालिदास की रचनाएं तो बहुत सारी है, जिसमें हम पढ़ें तो कालिदास की रचनाएं, तो कालिदास ने तो 4 काव्य लिखे और 3 नाटक। 4 तो काव्य और 3
नाटक, कुल 7 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और संस्कृत के महान विद्वान माने जाते हैं। कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम ये सुखांत नाटक है। ठीक है, अब मैं कालिदास की रचनाओं के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, किसकी? कालिदास की रचनाएं। तो कालिदास की रचनाओं में कालिदास ने जो रचनाएं लिखी उसमें आपको पता है 4 तो काव्य और 3 नाटक। 4 काव्यों में पहला अगर अपन देखें तो ऋतु संहार और मेघदूत, ये 4 काव्यों में पहला 2 काव्य है जो खंड काव्य में है। ठीक है, छोटे, तो ऋतु संहार और मेघदूत। फिर उन चारों में से 2 महाकाव्य, एक कुमार संभव और दूसरा रघुवंश। ठीक है दोस्तों, तो 4 काव्य कौन कौन से हो गए? नंबर 1 ऋतु संहार, नंबर 2 मेघदूत, नंबर 3 कुमार संभव और नंबर 4 रघुवंश। ठीक है, तो कालिदास के इन 4 काव्यों के अलावा कालिदास ने क्या लिखे? 3 नाटक। नाटकों में नंबर 1 विक्रमो उर्वशीय, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन सभी काव्यों और नाटकों में कालिदास की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है दोस्तों, फिर पुराणों, नाटकों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को अंतिम रूप आपको पता है गुप्त काल के दौरान ही दिया गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और संस्कृत व्याकरण का विकास भी गुप्त काल के दौरान ही हुआ। संस्कृत व्याकरण का विकास भी कब हुआ? गुप्त काल के दौरान। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह ने क्या लिखा? अमरकोश। और चंद्र गोमिन ने क्या लिखा? चंद्र व्याकरण। ठीक है, और विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की? पंचतंत्र। ये सबको पता है और कई बार सवाल पूछा जाता है पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। ठीक है, और उन्होंने ये पंचतंत्र जैसे ये नीति ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखा? सांख्य कारिका। और दिग्नाग ने प्रमाण समुच्चय आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। वाकपति राज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछा जाता परीक्षा में। वाकपति राज ने गोहड़वो, वाकपति राज ने किसकी रचना की? गोहड़वो की रचना की। ठीक है, परवर सेन का ग्रंथ है सेतुबंध। परवर सेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सेतुबंध। ठीक है दोस्तों, ये प्राकृत ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। इस युग में लौकिक साहित्य का बाहुल्य था, यानी लोगों के जो साहित्य है उन साहित्यों में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं कालिदास की थोड़ी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त में वर्णन के बारे में बताऊं तो ध्यानपूर्वक सुनना। कालिदास का जो पहला काव्य है ऋतु संहार, ये कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। इसमें 6 सर्ग है जो कोई खंड काव्य कहलाता है। मेघदूत पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ में विभक्त है और इसमें यक्ष की वीर गाथा का विवरण मिलता है हमें। ये दोनों खंड काव्य है। फिर महाकाव्य में कुमार संभव जिसमें 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती के पुत्र कुमार या कार्तिकेय का जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, कुमार संभव में। रघुवंश में 19 सर्ग है और इसमें राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चरित्र चित्रण मिलता है। ठीक है, कहाँ से? राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का चरित्र चित्रण है। फिर मालविका अग्निमित्र में 5 अंकों में तो कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। इसमें सूंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। विक्रमो उर्वशी, इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है ही, 7 अंकों में मिलता है। और हस्तिनापुर के जो राजा थे दुष्यंत और कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। गुप्त काल में हिंदू विद्यों का संकलन। इस प्रकार से गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर, यानी मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन है, अब इसके आधार पर कौन कौन सी स्मृतियों की संकलन किया गया। एक तो नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियाँ में कानून का संकलन हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि गुप्त काल के दौरान कौन कौन सी स्मृतियों की रचना हुई, तो नारद, कात्यायन, पराशर भी है, बृहस्पति भी है, याज्ञवल्क्य भी है। ठीक है, इनमें याज्ञवल्क्य व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है और याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्य शास्त्र आदि पक्षों का उल्लेख है, जबकि नारद स्मृति में व्यवहार एवं न्यायिक, ध्यान रखना, व्यवहार एवं न्यायिक विचार, नारद स्मृति में किसका विवरण मिलता है, व्यवहार और न्यायिक विचार। बृहस्पति में दीवानी और फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्मृतियों के बारे में पूछा जा सकता है कि बृहस्पति स्मृति में किसका विवेचन मिलता है, दीवानी और फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन मिलता है। ठीक है, नारद स्मृति में व्यवहार एवं न्यायिक विचार। कात्यायन ने कानून के 4 अंग बताए, कौन से, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कात्यायन ने कानून के कितने अंग बताए, 4, कौन कौन से, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन। ठीक है, तो प्राचीन भारत में ये गुप्तों की साहित्य की महत्वपूर्ण देन है स्मृतियाँ। एक बार वापस सुनिए स्मृतियों के बारे में। तो याज्ञवल्क्य व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है और याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या विवरण मिलता है, धर्म, वर्ण, आश्रम। ठीक है, मुख्य। नारद स्मृति में क्या मिलता है, व्यवहार और न्यायिक विचार। बृहस्पति स्मृति में दीवानी और फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन मिलता है। कात्यायन ने क्या किया, कात्यायन ने कानून के 4 अंग बताए, जो कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, और नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कई बार सवाल परीक्षा में आता है, कंपटीशन की परीक्षा में आता है, इसलिए उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था प्राचीन भारत के समय। ठीक है दोस्तों, संभवतः इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया, गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने। ठीक है, गुप्त एवं पूर्व मध्य काल में इसकी ख्याति पराकाष्ठा पर थी, यानी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता नंबर 1, देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे। देश विदेश से, देश से भी और विदेशों से। फिर क्या होता, 2 नंबर, इनका प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। किसी को भी प्रवेश लेना होता था तो उनकी प्रवेश परीक्षा होती थी, किसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा से प्रवेश दिया जाता था। फिर शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। 10,000 से, शिक्षक और छात्र दोनों मिलाकर 10,000 संख्या थी। फिर यहाँ किन किन की शिक्षा दी जाती थी, तो यहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ विश्वविद्यालय विशाल एक पुस्तकालय भी था। ठीक है, अब इसको वापस आपको सुने तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त प्रथम। यहाँ देश विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इनका जो प्रवेश है, जो एडमिशन है, परीक्षा के माध्यम से होता था। शिक्षकों और छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। और कौन से विषयों की शिक्षा दी जाती थी, धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क। ठीक है, और यहाँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी था। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ के यानी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, गणमती, स्थिरमती और शीलभद्र। ये कई बार सवाल कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे उस समय, तो गणमती,
और स्थिरमति और शीलभद्र। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया साहित्य के अंतर्गत पहला साहित्यकार और उनकी रचनाएं, हिंदू विद्याओं का संकलन यानी इसमें स्मृतियाँ, और फिर नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं आपको वापस सवाल पूछता हूँ, तो लिखिए सवाल। कालिदास की रचनाओं के नाम लिखिए। सवाल नंबर 1, कालिदास की रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है। सवाल नंबर 2, अमरकोश किसकी रचना है? सवाल नंबर 2, अमरकोश किसकी रचना है? सवाल नंबर 3, शूद्रक ने कौन सी रचना लिखी, या शूद्रक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? फिर आगे लिखिए, पंचतंत्र किसका ग्रंथ है? पंचतंत्र किसका ग्रंथ है? फिर लिखो, गोहड़वो के रचनाकार कौन है? गोहड़वो के रचनाकार कौन है? नेक्स्ट लिखिए, सेतुबंध ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। सेतुबंध ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। पिछला था जो पहले मैंने सवाल पूछा वो है गोहड़वो के रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो फिर पूछा मैंने सेतुबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। ठीक है दोस्तों, फिर लिखिए, नारद स्मृति व बृहस्पति स्मृति में किनका विवरण मिलता है? नारद स्मृति व बृहस्पति स्मृति में किनका विवरण मिलता है? फिर नेक्स्ट लिखिए, कानून यानी कात्यायन ने कानून के कितने अंग बताए? कात्यायन ने कानून के कितने अंग बताए? ठीक है दोस्तों, फिर लिखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा गुप्त कला साहित्य विज्ञान का तीसरा वीडियो लेकर के। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और बार बार इन वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आपको और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे क्वालिटी की वीडियो बना करके आपके सामने भेज सकूं और आप अपना कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।